अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जो कि एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम XRF, XPS और AES को डिस्कस करेंगे और एट द एंड जो है इन तमाम एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी includes a set of techniques that analyze the interaction between X-rays and matter. These techniques are typically used to determine elemental composition, oxidation state, chemical environment and surface और bulk structure। यानी एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स बेसिकली क्या हैं? ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम एक्स रे और मैटर के दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। और ये जो टेक्निक है ये किसके लिए यूज़फुल हैं? टू डिटरमन एलिमेंटल कंपोजिशन, इसकी बेस पे हम एलिमेंट्स की कंपोजिशन को डिटरमन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमन कर सकते हैं, केमिकल इन्वायरमेंट को और सरफेस और बल्क स्ट्रक्चर को। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स हैं एक्स रे से रिलेटेड। तो इसमें ज़रा देखिएगा आप, सबसे पहले हमारे पास जो है दैट इज़ XRF। XRF क्या है? एक्स रे फ्लोरिसेंस। ठीक हो गया? तो इसका प्रिंसिपल देखिएगा, करेक्टरिस्टिक एक्स रे एमिशन आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब रेडिएशन मैटर पे फॉल करती हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं। ठीक है? उसके बाद जो एक्स रे एमिशन है वो किस में आती है? वो एक्स रे फ्लोरिसेंस में आती है। ठीक है? और इसमें हम फ्लोरिसेंट एक्स रेज को डिटरमन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। सेकंड जो टेक्निक है वो है XPS। XPS हम कहते हैं एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है? और इसमें क्या होता है? इसमें कोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं लेकिन इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और इसमें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को डिटरमन करते हैं। ठीक हो गया? और थर्ड जो है दैट इज AES, ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है और इसमें हम ऑगर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डिटरमन करते हैं। ठीक है? इन तीनों को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। तो जस्ट ये देख लें कि एक्स रे टेक्निक्स जो हैं इसमें एक्स रे फ्लोरिसेंस, एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और तीसरा जो है ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। ठीक हो गया? XRF में क्या होता है? XRF में एक्स रेज की एमिशन होती है। XPS में फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी को स्टडी किया जाता है। और ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को डिटरमन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑगर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक आ रही है दैट इज XRF। ठीक है? एक्स रे फ्लोरिसेंस। तो ये जरा देखिएगा, एक्स रे फ्लोरिसेंस जो है इसका प्रिंसिपल। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक प्राइमरी एक्स रे बीम एटम के साथ टकराती है। ठीक है? और इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रेडिएशन के नतीजे में जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है? अब इनर शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होगा क्या? हायर लेवल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इनर शेल में जाएगा कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था। ठीक हो गया? और इस के नतीजे में क्या होता है? एटम जो है वो करेक्टरिस्टिक एक्स रे एमिट करता है फ्लोरिसेंस की फॉर्म में। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? एक्स रे फ्लोरिसेंस कहते हैं। ठीक है? अब हर एलिमेंट जो है उसकी यूनिक एक्स रे फिंगरप्रिंट होता है, यानी वो जो एक्स रे प्रोड्यूस करेगा उसकी करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी। ठीक है? जो कि हर एलिमेंट की क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। और इसी बेस पे हमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि
एक्स रे एमिशन की बेस पे बहुत से जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स भी डिटरमिन किए जाते हैं, ठीक है, जो कि मोसले लॉ में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये टेक्निक जो है ये कहलाती है एक्स रे फ्लोरेसेंस। केस में होगा क्या, पहले इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, हायर शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इनर शेल में जाएगा, और उसके नतीजे में रेडिएशन एमिट होंगी जो कि एक्स रे रीजन में फॉल करेंगी। अब यहाँ पे ज़रा इसकी डायग्राम देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइमरी एक्सरे है, उसके नतीजे में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और फिर हायर जो है शेल से इलेक्ट्रॉन गया उस इनर शेल में जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई थी, और नतीजतन जो है हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस हुई हैं जो कि उस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक होती हैं, करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ वाली होती हैं, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा एक्स एल्फा और एक्स बीटा कैसे जनरेट होती हैं। अगर तो बिल्कुल साथ वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आए और वैकेंसी को फिल करे तो उससे जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी वो एक्स अल्फा की रेंज में होंगी, उन्हें हम एक्स अल्फा कहेंगे। और अगर साथ वाले शेल की बजाय अगले शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो, मूव करे, तो उससे हमारे पास जो एक्स रेज आएंगी वो के बीटा वाली होंगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है, अब इसको के ही क्यों कहते हैं, एल क्यों नहीं कहते, क्योंकि हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो पहला इजेक्ट हुआ था वो किस शेल से हुआ था, के शेल से हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास के अल्फा और के बीटा, सिमिलरली हमारे पास एल अल्फा और एल बीटा भी बन सकते हैं, ठीक है, इसी तरह एम अल्फा एम बीटा भी, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल से किस इनर शेल में जा रहा है उसकी बेस पे हमारे पास जो है ये एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। अब इसमें ज़रा इस इंस्ट्रूमेंटेशन देख लीजिएगा, इसमें एक्स रे ट्यूब होती है, ठीक है, कॉलीमेटर, उसके बाद सैंपल होल्डर है, डिटेक्टर है और प्रोसेसर है, ठीक है। एक्स रे ट्यूब में क्या होता है कि एक्साइटेशन होती है, और कॉलीमेटर और फिल्टर का काम क्या है कि इन्होंने एक्स रेज को फोकस करना होता है, और सैंपल होल्डर क्या करता है, सैंपल को सपोर्ट करता है। सैंपल सॉलिड भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। और उसके बाद जो है डिटेक्टर और प्रोसेसर। तो हम टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ XRF। तो इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, इसमें आता है वेव लेंथ डिस्पर्स XRF, ठीक है। इसकी हाई रेजोल्यूशन होती है यूजिंग डिफ्रैक्शन क्रिस्टल, इसमें डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है और इसमें हाई रेजोल्यूशन जो है अचीव की जाती है। सेकंड जो है वो है एनर्जी डिस्पर्सिव। एनर्जी डिस्पर्सिव में क्या है, ये फास्टर है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें सेमीकंडक्टर। अच्छा, थर्ड जो टाइप है ये है हैंड हेल्ड XRF, ठीक है, ये फील्ड बेस है और ये क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। तो इसमें XRF जो है इसमें वेवलेंथ डिस्पर्सिव, एनर्जी डिस्पर्सिव और हैंड हेल्ड XRF के जो है एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं कि ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, फास्ट है, सेकंड्स में ये जो है इसका ऑपरेटिंग टाइम विद इन सेकंड जो है आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मिनिमल सैंपल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, पोर्टेबल ऑप्शंस हैं, और ये सोडियम और सोडियम से लेकर जो है यूरेनियम तक डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको XRF के थ्रू जो है उनको एनालाइज किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इट कैन नॉट डिटेक्ट हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, और पीक ओवरलैप्स होती हैं इसमें, और सरफेस ओनली एक्यूरेसी और मैट्रिक्स इफेक्ट, यानी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम को ये डिटेक्ट नहीं करती, इसमें पीक्स ओवरलैप होती हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी है सरफेस ओनली, ठीक है, उसके लिए जो है इसकी लिमिटेशंस हैं, और मैट्रिक्स इफेक्ट में भी ये प्रॉब्लम काज करती है। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो इन्वायरमेंट में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन है, फार्मा में, फोरेंसिक में, आर्ट और आर्कियोलॉजी में, तो सभी में जो है XRF की एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट टेक्निक है एक्स रे टेक्निक, उसमें हमारे पास है एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बेसिकली आज के जो टॉप लेक्चर का मकसद है ये है कि एक्स रे टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनके बेसिक प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ज़रा देखें कि एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम XPS भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सैंपल जो है
ठीक है, उस पे मोनोक्रोमैटिक एक्सरे को बम्बार्ड करवाया जाता है और कोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कोर शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है। ठीक है, और उसकी बेस पे फिर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें ज़रा फॉर्मूला देखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन की है जो कि इजेक्ट हुआ है। ठीक है, और माइनस क्या होगा, वेव फंक्शन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके क्या किया जा सकता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन किया जा सकता है। तो इसमें ज़रा देखें तो ये एच न्यू जो है ये इंसिडेंट फोटोन एनर्जी है, और फाई जो है दैट इज़ अ वेव फंक्शन फॉर एनालाइजर। और बाइंडिंग एनर्जी क्या किस पे डिपेंड करती है, वो एलिमेंट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे और बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट या हर जो आयन है उसकी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो बॉन्डिंग एनर्जी की बेस पे हम उसको एनालाइज करेंगे, डिटरमिन करेंगे। अब इसमें ज़रा डायग्राम देखिएगा, बहुत ही सिंपल है कि एक्स रे जो है वो सैंपल पे फॉल कर रही हैं, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है और इस फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन करेंगे एक्सपीएस में। अब एक्सपीएस जो है इसमें अगेन एक्स रे सोर्स होगा यूएचवी चैम्बर। ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस इन एयर। ठीक, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है। तो इसलिए एनर्जी लॉस को प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एनालाइजर है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। उसके बाद डिटेक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर और चैनलट्रॉन को यूज़ किया जाता है। और कंप्यूटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया। अब इसमें ज़रा की फीचर देखें तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, सरफेस सेंसिटिव है, ये 1 to 10 नैनोमीटर तक जो है ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद केमिकल शिफ्ट रिवील ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल शिफ्ट की बेस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमिन कर सकते हैं। और जो डेप्थ प्रोफाइलिंग है, तो डेप्थ प्रोफाइलिंग की जाती है बाय यूजिंग आइन स्पुटरिंग। ठीक हो गया। इसके एडवांटेजेस देखिए तो एलिमेंटल और केमिकल स्टेट एनालिसिस के लिए हाई रेजोल्यूशन है, इसकी नॉन डिस्ट्रक्टिव है। और ये टेक्निक जो है ये ग्रेट फॉर थिन फिल्म, कोरियन एंड कोटिंग्स। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें तो हाई कॉस्ट है, स्लो स्कैन टाइम है इसका, और रिक्वायर यूएचवी रिक्वायर्ड होता है कि जिसमें जो एनर्जी लॉस जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है। चार्जिंग इन इंसुलेटर्स और हाइड्रोजन और हीलियम जो है इससे डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। तो ये चंद इसकी लिमिटेशंस है। एप्लीकेशंस की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स, मटेरियल साइंस, कैटालिसिस, नैनोटेक, फोरेंसिक और फार्मास्यूटिकल में जो है एक्सपीएस की बहुत सी एप्लीकेशन हैं। डिफरेंट जो एनालिसिस है कोरियन लेयर कंपोजिशन के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को डिटरमिन करने के लिए, कोर शेल नैनो पार्टिकल एनालिसिस के लिए, रेजिड्यू ऑन सरफेसिस को डिटरमिन करने के लिए, और टैबलेट कोटिंग वेरिफिकेशन के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है, दैट इज अ ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको ज़रा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इसमें होता क्या है, ज़रा इसमें कोर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वाया इलेक्ट्रॉन और एक्स रे बीम। यानी कोर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, किस तरह रिमूव होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए भी उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके या बीम ऑफ एक्स रे को यूज़ करके। फिर क्या होगा, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप डाउन। तो हायर शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उस जगह पे जाएगा जहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज, तो वहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या करेगी, वो एक तीसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, जिसे क्या कहा जाता है, ऑगर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और फिर उस ऑगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन किया जाता है जो कि
एलिमेंट स्पेसिफिक होती है। ठीक है, ऑगर ट्रांजिशन जो है वो KLL और LMM की फॉर्म में ली जाती है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जी दैट इज़ अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या किया, इसने यहाँ के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, दैट इज अ इनर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। ठीक है, अब होगा क्या कि हायर शेल से इनर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहां से एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या करेगी, वो किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इजेक्ट करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑगर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस ऑगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और ये जो है ये हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होती है, तो इसकी बेस पे हम एलिमेंटल जो कंपोजिशन है वो भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसमें ज़रा देखिएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की जाती है। ठीक है, जो कि एटम को एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की जाती है। UHV चैम्बर यहाँ भी यूज़ होता है ताकि वैक्यूम को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा एनालाइज़र जो है वो क्या करता है, वो ऑगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करेगा। डिटेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करता है। और फिर स्पूटर गन जो है वो डेप्थ प्रोफाइलिंग करती है यूजिंग आर्गॉन आइंस। ठीक है, इसमें फीचर जो हैं अल्ट्रा सरफेस सेंसिटिव है, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन हासिल होती है इसके थ्रू, और ये आइडियल है फॉर थिन फिल्म इंटरफेसेस एंड नैनो स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हाई सरफेस सेंसिटिविटी है, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होती है इसकी, गुड है फॉर मैपिंग, और इसकी डेप्थ प्रोफाइलिंग जो है बहुत अच्छी है। और अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इंसुलेटर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। UHV रिक्वायर्ड होता है कि जिसमें वैक्यूम को क्या किया जाता है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो है क्रिएट करना ज़रूरी होता है। और कैन नॉट डिटेक्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, और सरफेस में भी डैमेज ड्यूरिंग स्पूटरिंग। स्पूटरिंग के दौरान क्या होता है कि सरफेस डैमेज हो सकती है। इसकी एप्लीकेशन भी जो है नैनो टेक्नोलॉजी में है, सेमीकंडक्टर फील्ड में है, मेटलर्जी में, फोरेंसिक में और कैटालिसिस में। ठीक है, क्योंकि ये सारी टेक्निक जो हैं ये सरफेस एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं, लेयर एनालिसिस, सरफेस कोरेजन। इसके अलावा कोटिंग और कंटेमिनेशन फेलियर को डिटरमिन किया जा सकता है। एक्टिव साइट एनालिसिस के लिए जो है कैटालिसिस में उसको डिटरमिन करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सभी फील्ड में होती हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस है, या एलिमेंटल एनालिसिस है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी जो टेक्निक्स हैं इसमें से हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इस कंपैरिजन टेबल में समराइज करते हैं। ठीक हो गया। अगर ये कंपैरिजन टेबल जो है आप याद कर लें तो ये सारा आज का लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ज़रा देखिएगा, बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो एक्स रे फ्लोरिसेंस। ठीक है, एक्स रे फ्लोरिसेंस में क्या होता है, एमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्स रेज आफ्टर इनर शेल आयनाइजेशन। ठीक हो गया। एक्स रे फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, हायर शेल से इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जाता है, और नतीजतन क्या होता है, वहां से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक हो गया। इस तरह एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या डिस्कस किया कि वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं, ठीक है, अपॉन एक्स रे रेडिएशन, यानी क्या हुआ, एक्स रे बीम फॉल की, इनर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, इनर शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है XPS में। ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि ऑगर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं आफ्टर इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन, और फिर उस ऑगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन किया जाता है। इसी तरह एक्स रे टेक्निक में एक और टेक्निक जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, दैट इज एक्स रे डिफ्रैक्शन। एक्स रे डिफ्रैक्शन, अब इसमें क्या होता है कि एक्स रे जो है क्रिस्टल लैटिस प्लेन के साथ टकराती हैं और डिफ्रैक्ट होती हैं, वहां पर किसी किस्म की आयनाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्सआर डिफ्रैक्शन टेक्निक को अलग डिस्कस किया और बाकी सारी टेक्निक्स को अलग डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी यूज जो है XRF जो है ये एलिमेंटल एनालिसिस के लिए यूज होती है। XPS जो है ये एलिमेंटल और केमिकल स्टेट एनालिसिस के लिए,
और ऑगर इलेक्ट्रॉन जो है ये सरफेस कंपोजिशन और बॉन्डिंग के लिए यूज़ होती है, और XRD जो है 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए। उसके बाद डिटेक्ट्स, तो XRF की बेस पे हम एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। XPS में हम एलिमेंट्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और बॉन्डिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एलिमेंट्स, बॉन्डिंग और लेस डिटेल हासिल होती है हमें एज कंपेयर टू XPS। ठीक हो गया। और XRD जो है इसमें क्रिस्टल प्लेन्स, लैटिस पैरामीटर और यूनिट सेल डिटर्मिनेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। डेप्थ ऑफ एनालिसिस की बात करें तो XPS जो है ये 1 to 1000 माइक्रोमीटर बल्क, इतनी डेप्थ तक जो है ये हमें एनालिसिस प्रोवाइड करती है। XPS जो है ये 1 to 10 नैनोमीटर तक, ऑगर इलेक्ट्रॉन जो है 1 to 5 नैनोमीटर तक, और जबकि XRD है ये फ्यू माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर तक जो है सैंपल रिक्वायर्ड होता है, सैंपल साइज की बात करें। उसके बाद सेंसिटिविटी की बात करें तो XRF जो है ये PPM टू परसेंटेज, और XPS जो है PPM लेवल तक, इसी तरह ऑगर इलेक्ट्रॉन भी PPM लेवल तक, जबकि XRD जो है इट रिक्वायर्स क्रिस्टलाइन ऑर्डर, ये PPM रेंज तक जो है एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद बल्क, सरफेस वर्सेस बल्क की बात करें तो XRF जो है ये बल्क एनालिसिस प्रोवाइड करता है, XPS सरफेस एनालिसिस प्रोवाइड करती है, और ऑगर इलेक्ट्रॉन अल्ट्रा सरफेस एनालिसिस प्रोवाइड करती है, जबकि XRD जो है ये बल्क क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसको डिटरमिन करने में हेल्प आउट करती है। केमिकल इंफॉर्मेशन जो है हमें XRF से नहीं मिलती, XPS से भी मिलती है, ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी केमिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, और XRD से भी मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें सैंपल टाइप की, तो सॉलिड, पाउडर और मेटल्स के लिए XRF जो है वो एप्लीकेबल है। थिन फिल्म्स और क्लीन सरफेसेस और सॉलिड्स के लिए जो है XPS है, और कंडक्टिव और क्लीन सरफेसेस के लिए ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जबकि XRD में जो सैंपल टाइप है वो सिंगल क्रिस्टल्स और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो होने चाहिए। उसके बाद वैक्यूम रिक्वायरमेंट की बात करें तो XRF में वैक्यूम रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एयर में भी ऑपरेट की जा सकती है, जबकि XPS और ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों में हाई वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है, जबकि ऑगर में तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, जबकि XRD में वैक्यूम रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। नो बट बेनिफिशियल फॉर सम इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए वैक्यूम जो है बेनिफिशियल है। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए QRFB और के XRF और XPS दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, और AES जो है वो मेनली क्वालिटेटिव, और जबकि XRD जो है मोस्टली क्वालिटेटिव, कैन डू क्वांटिटेटिव इन सम केसेस। अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो जो है हमारे पास है XRF, उसमें एक्सरे ट्यूब यूज़ होती है, डिटेक्टर यूज़ होता है। इसके अलावा XPS में एक्सरे सोर्स, इलेक्ट्रॉन एनालाइजर और वैक्यूम चैम्बर यूज़ होता है। AES में इलेक्ट्रॉन गन, डिटेक्टर और जबकि XRD जो है इसमें एक्सरे ट्यूब और गोनियोमीटर और डिटेक्टर वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन की हमने पहले भी डिस्कस की हैं। XRF जो है ये मेटलर्जी में, जियोलॉजी में, इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। इसी तरह जो है XPS ये सरफेस केमिस्ट्री, थिन फिल्म, कोरियन और कैटालिसिस में इसकी एप्लीकेशंस हैं। ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है ये सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सरफेस कंटेमिनेशन जो है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और XRD जो है ये तकरीबन तमाम फील्ड में जहाँ भी क्रिस्टलाइन जो है सॉलिड्स हैं उनकी स्टडी करनी हो, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल्स में, तो वहाँ पे XRD जो है ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। एडवांटेजेस की बात करें, तो QRF जो है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, सिंपल सैंपल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है इसमें, और ये रैपिड है। XPS जो है इसमें सरफेस स्पेसिफिक है, और AES जो है ये वेरी सरफेस सेंसिटिव है और स्पेशल रेजोल्यूशन होती है इसकी। और XRD जो है इसमें एक्यूरेट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हासिल होती है और क्रिस्टल प्लेन्स फेजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है।
लिमिटेशन की बात करें तो XRF में नो सरफस ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सरफस एनालिसिस और ऑक्सीडेशन स्टेट को के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती। और XPS जो है इसमें वैक्यूम रिक्वायर्ड है और सैम्पल प्रिपरेशन क्रिटिकल है। AES जो है इसमें भी सरफस लिमिटेशन है, एक्सट्रीमली सरफस लिमिटेड और वैक्यूम असेंशियल होता है इसमें। और जबकि XRD जो है इट रिक्वायर्स क्रिस्टलाइन सैंपल और ये एमॉर्फस मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है कंपैरिजन था सभी टेक्निक्स का XRF, XPS, AES और XRD के दरमियान। होपफुली आज का लेक्चर जो है इसकी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।